हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास होने जा रही है और हमेशा क्लास होती रहती है। तो सिविल एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो पब्लिक पॉलिसी, जो हमारा टॉपिक काफ़ी समय से पहले से स्टार्ट हो गया, पब्लिक पॉलिसी की छठी क्लास होने जा रही है, 6th क्लास इन पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अभिजातीय वर्ग के बारे में बता चुका हूँ आपको कि अभिजातीय वर्ग क्या होता है। तो अभिजातीय वर्ग प्रतिमान की क्या क्या आलोचना है, किस तरह से ये आलोचक है ना। अभिजातीय वर्ग किस तरह से जनता के हित में काम करके जनता इसकी आलोचना करती है, सरकार इसकी आलोचना करती है, उसके बारे में अपन टिप्पणी करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हमारी स्टडी हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। हर टर्म, हर वर्ड को मैं यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन आईएएस मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आईएएस मेंस का आपका एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन है, लिखने वाला एग्जाम है, यानी आपको क्वेश्चन का आंसर एक निश्चित टाइम पीरियड में लिखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट, जो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर फर्स्ट का ये टॉपिक नंबर 10 है, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। उसमें आज छठी क्लास होने जा रही है। ठीक है, आप लोग पूरा कंसिस्टेंट होके पढ़ें, अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके फिर अपनी तैयारी करें, लिखते हुए, अभ्यास करते हुए, नोट्स बनाते हुए अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और हर टाइम को यहाँ मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास में एक तरह से पीपीटी बना के फिर आपको पढ़ाता हूँ और फिर समझाता हूँ। इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप समझ भी लोगे। उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि हाउ टू राइट आंसर राइटिंग इन मेंस एग्जामिनेशन, यानी मेंस एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट इसमें बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। वैसे आप लोग कॉलेज का एग्जाम देते होंगे, रिटन का एग्जाम अपने स्कूल में भी दिया होगा, कॉलेज में भी दिया होगा, आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेकिन ये यूपीएससी एग्जाम है, देश का नंबर 1 प्रतिष्ठित एग्जाम है, तो यूपीएससी एग्जाम में आंसर राइटिंग की स्किल भी होनी चाहिए। हमें आंसर को लिखने का तरीका आना चाहिए, बेटर स्किल फॉर आंसर राइटिंग। हम किस तरह से अच्छा आंसर लिखे, आंसर राइटिंग की हमारी आंसर राइटिंग कितना इफेक्टिव हो, वो एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट डाल सके और हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है उसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 बोथ आर कंपल्सरी, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 है ये आपका अनिवार्य है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने कंपल्सरी है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको, हर क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, यानी हर क्वेश्चन का आंसर आपको 150 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, और आपका जो एग्जाम का टाइम रहेगा, जो आपका इस मेंस एग्जाम में अगर पब्लिक एड की बात करें तो पेपर फर्स्ट ये आपका होगा 250 मार्क्स का। ठीक है, और आपका टाइम रहेगा 3 आवर्स। तो आपको 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों अनिवार्य है, ये आपको करना ही करना है। अब बचे 3 क्वेश्चन, यानी 6 में से 3, 8 में से 2 तो ये हो गए। अब जो 6 क्वेश्चन बचे हैं आपके लास्ट में, क्वेश्चन 6 टोटल, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी।
ठीक है, 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन 6 टोटल, प्रत्येक में 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 3 में से 1 करना है। और पहला 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा, दूसरा 10 और तीसरा भी 10, यानी ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आपको 150 वर्ड में आंसर लिखना होगा। अब देखिए 3 घंटे का मतलब ये हो गया, यानी 1 घंटे में होते हैं आपके 1 आवर 60 मिनट्स। ठीक है, तो 3 आवर के अंदर हो गया आपका 180 मिनट। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 180 मिनट में। तो एक क्वेश्चन आपके लिए टाइम मिलेगा आपको 36 मिनट। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 36 मिनट। अब देखिए 36 मिनट में भी क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में 5 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको है 36 मिनट। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा 7.2 मिनट। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट और 2 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में आ गया, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। डिस्क्राइब। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, डिस्क्राइब। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, लोक नीति क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर 36 मिनट में लिखना है। 36 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 150 वर्ड आपको मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है, पब्लिक पॉलिसी की आपसे यूपीएससी डिमांड चाह रहा है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। तो पब्लिक पॉलिसी के अंदर यानी जो क्वेश्चन आपसे डिमांड चाह रहा है उसका सारा आंसर इसमें आ जाना चाहिए। पहले तो आप लिखोगे पब्लिक पॉलिसी का क्या मीनिंग होता है, और क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि आपको पूरा पेपर थोड़ा बड़ा बड़ा लगे। जैसे एक वर्ड यहाँ लिखा तो थोड़ा सा गैप लेके यहाँ रखो, फिर यहाँ, फिर नीचे थोड़ा सा गैप रख के, फिर गैप रखे, यानी थोड़ा दूर दूर, ज्यादा दूर नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से। और थोड़ा वर्ड का जो रेंज है, वर्ड इस तरह से आप लिखे, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज में आप लिखे। पहले आप उसकी प्रस्तावना लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन की प्रस्तावना, नंबर फर्स्ट तो आप उसकी प्रस्तावना है ना। सेकंड मिड बॉडी, यानी बीच का पार्ट। ठीक है, थर्ड निष्कर्ष, यानी ये क्वेश्चन में ये सारी चीज आंसर में आ जानी चाहिए। प्रस्तावना, मिड बॉडी और निष्कर्ष, ये सारी चीज आपके क्वेश्चन के आंसर में आ जानी चाहिए, जब जाके आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत इफेक्टिव बनेगा। और आईएएस के एग्जाम के अंदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का आपसे पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। और आपकी जो कॉपीज है वो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर चेक करते हैं। यूपीएससी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे प्रोफेसर को बुलाया जाता है, वो वहीं रह के आपकी कॉपीज को चेक करते हैं, जो भी अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो आप लोग आंसर राइटिंग का पूरा ध्यान रखें, बहुत इफेक्टिव आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे डिमांड चाह रहा है वो पूरा आंसर उस क्वेश्चन में आ जाना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और स्पेशली टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आपके सामने घड़ी लगी रहती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, घड़ी के हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर लें, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, अब देखिए आज का टॉपिक, अभिजातीय वर्ग प्रतिमान की क्या क्या आलोचना है, किस तरह से ये आलोचक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने, लिखते हुए, अभ्यास करते हुए प्रिपरेशन करें, पूरा फोकस और कंसिस्टेंट बना के आप तैयारी करें।
आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको मेंस के एग्जाम में मिलेंगे, रिटन एग्जामिनेशन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। लोक प्रशासन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, ये एक अलोकतांत्रिक प्रतिमान है। अब देखिए अलोकतांत्रिक प्रतिमान है, इसका क्या मीनिंग होता है? अलोकतांत्रिक प्रतिमान का क्या मीनिंग होता है, इसको हम आगे समझते हैं कि ये अलोकतांत्रिक प्रतिमान कैसे है। ठीक है, जो लोकतंत्र के मूल्य में आदर्शों से विपरीत दिखाई देता है। अलोकतांत्रिक का मतलब होता है जो हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र के विपरीत, ये लोकतंत्र के विपरीत है। अलोकतांत्रिक प्रतिमान का मतलब ये हो गया कि ये लोकतंत्र के विपरीत है, यानी इसमें जो लोकतंत्र के मूल्य व आदर्श से विपरीत दिखाई देता है। ये जो प्रतिमान है अभिजातीय वर्ग प्रतिमान की आलोचना, ये लोकतंत्र के विपरीत दिखाई देता है। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है, आलोचक पॉइंट है, इससे इसकी आलोचना होती है। एक तरह से ये सबसे बड़ी कमी है, मेजर फॉल्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आम जनता को अभिजातीय वर्ग के हाशिए पर छोड़ दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो आम जनता है उसको अभिजातीय वर्ग के हाशिए पे, यानी अभिजातीय वर्ग के किनारे पे इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, आम जनता, इसलिए आम जनता से इफेक्ट हो रही है। आम जनता को अभिजातीय वर्ग के किनारे पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र के विपरीत है, इसलिए ये भी एक मेजर फॉल्ट माना जाता है, मेजर कमी माना जाता है, इसलिए ये आलोचना का पॉइंट बनता है। जनता और सरकार इसकी आलोचना करती है। ठीक है, नेक्स्ट, जो अपने स्वहित और पसंद के अनुसार नीति निर्धारण में विश्वास करती है। इसमें क्या होता है अभिजातीय वर्ग में, इसमें स्वहित और अपनी पसंद के अनुसार नीति निर्धारण करती है। इसमें क्या होता है, जो भी नीति होती है, पॉलिसी बनती है, उसमें अपना हित देखा जाता है। सबसे पहले स्वहित, सेल्फिश, अपना हित देखा जाता है, अपनी पसंद देखी जाती है, उसके हिसाब से नीति का निर्धारण होता है। जहां स्वहित और अपना हित देखा जाता है, जनता का कल्याण नहीं देखा जाता है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि वहां पे वो फॉल्ट होना ही है, कमी होना ही है, आलोचक बनना है। इस तरह से ये आलोचक पॉइंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जनता को नीति निर्धारण में अयोग्य माना गया है। इसमें क्या है, जो जनता है, जनता को नीति निर्माण में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया गया है, अयोग्य माना गया है, डिस्क्वालीफाई हो। तो ये भी एक आलोचना का पॉइंट माना जाता है। इस तरह से ये आलोचक बनता है, काफी आलोचना इसकी होती है। ठीक है, अब देखिए, जो कि वर्तमान में सहभागी लोकतंत्र के विपरीत है। वर्तमान में जो हमारा सहभागी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी संगठन शामिल होते हैं, तब जाके लोकतंत्र हमारा चलता है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। Our country is whole democratic country। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश का ही है, भारत का ही। भारत का लोकतांत्रिक प्रणाली है, भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो संविधान है वो बहुत सबसे बड़ा, लिखित और सबसे विस्तृत संविधान हमारा देश का है। ठीक है, तो ये प्रतिमान समाज में सामाजिक विषमता, वैमनस्य व विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा देता है। ये जो प्रतिमान क्या करता है अभिजातीय वर्ग, ये समाज में कुछ कुरीतियों को पैदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सामाजिक विषमता, इससे सामाजिक विषमता पैदा होती है, वैमनस्यता की भावना पैदा होती है, नंबर 2, और विघटनकारी की भावना पैदा होती है, जो एक आलोचक पॉइंट माना जाता है। इसे सरकार और जनता इसकी आलोचना करती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, देखिए, इसमें ये बताया गया है कि सामाजिक विषमता, व्यवस्था, वो विघटनकारी की भावना पैदा होती है। इस तरह से ये अभिजातीय वर्ग आलोचना का पॉइंट बनता है। अब देखिए, सामाजिक विषमता का मतलब क्या होता है कि समाज में लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। अलग अलग विचारधारा होने से उनमें एक दूसरे के प्रति प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होगी। ये तो हो गया आपका सामाजिक विषमता। और वैमनस्यता, वैमनस्यता का मतलब ये होता है कि समाज में जो लोग होते हैं, जो संगठन होते हैं, वो एक दूसरे का विरोध करेंगे, वो किसी बात को मानेंगे नहीं, एक दूसरे के प्रति हावी हो जाएंगे, मानेंगे नहीं। और विघटनकारी परिस्थिति का मतलब ये होता है कि समाज में बंटवारा हो जाएगा, लोगों की अलग अलग विचारधारा हो जाएगी, उसमें जो भी संगठन है वो बढ़ जाएंगे आपस में। जब वो बढ़ जाएंगे, जब उसमें एकजुटता नहीं रहेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका नीति का निर्धारण सही नहीं होगा और वो एक तरह से आलोचक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभिजातीय वर्ग की आलोचना में आगे क्या बताया गया है, कौन कौन से आगे किस तरह से आलोचना होती है, उसको हम आगे देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें पारिस्थितिकीय तत्वों के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। अब देखिए, पारिस्थितिकीय तत्वों को ध्यान में नहीं रखा गया है,
इस तरह से ये आलोचना का एक पॉइंट बनता है, जनता इसकी आलोचना करती है, सरकार इसकी आलोचना करती है। अब देखिए पारिस्थितिक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पारिस्थितिक तत्व में आम जनता का हित है ना, आम जनता का हित भी पारिस्थितिक तत्व में शामिल होता है। अगर आप नीति निर्धारण करते समय आम जनता का हित नहीं देखोगे तो वो ऑटोमेटिक आलोचना का पॉइंट बनेगा, आपकी जनता और सरकार आपकी आलोचना करेगी, इसलिए इस मॉडल की आलोचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक समय में ये मॉडल अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का मतलब ये हो गया इस मॉडल का कोई मतलब नहीं है। आधुनिक समय में ये मॉडल अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक मतलब कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता जनता और सरकार, जनता व सरकार पर नो इफेक्ट। ठीक है, क्लियर? आगे चलते समय में आधुनिक समय में ये मॉडल अप्रासंगिक है। इस समय में ये मॉडल अप्रासंगिक है, नॉट इफेक्टिंग पीपल और गवर्नमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आगे, ये तो आपका हो गया आलोचना है। अभिजातीय वर्ग प्रतिमान की क्या क्या आलोचनाएं थी, इसको हमने अच्छे तरह से देखा। हर आलोचना को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा और उसको अच्छी तरह से टिप्पणी की, उसके ऊपर व्याख्या की, उसको समझा आपने अच्छी तरह से। अब है आगे एक नया टॉपिक इसमें है, लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल। अब देखिए नया टॉपिक आया है, लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल। इसमें लिंडब्लॉम वर्ड से क्या तात्पर्य है? लिंडब्लॉम एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है जो लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान है। अब आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि लिंडब्लॉम का जन्म क्या हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या उन्होंने काम किया, वो नहीं जाना। इन्होंने इस मॉडल पे कैसे काम किया वो देखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही स्कॉलर पर्सन का नाम है, लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान का नाम है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, उनका पूरा नाम है चार्ल्स लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम ने हर्बर्ट साइमन के तार्किक, हर्बर्ट साइमन जो तार्किक व्यापक मॉडल दिया था, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, हर्बर्ट साइमन का जो तार्किक व्यापक मॉडल है, ये आलोचना करते हुए सन 1959 में अपने लेख, 1959 में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था द साइंस ऑफ मडिंग थ्रू। ये उनकी किताब कह सकते हो आप, एक लेख है उनका जिसका नाम है द साइंस ऑफ मडिंग थ्रू, में वृद्धिशील मॉडल की वकालत की है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले ये जो हमने पढ़ा अभिजातीय वर्ग प्रतिमान की क्या क्या आलोचना होती है, यूपीएससी मेंस, आईएएस मेंस, लोक प्रशासन में ये पब्लिक पॉलिसी में से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि अभिजातीय वर्ग प्रतिमान की क्या क्या आलोचना है, उनकी टिप्पणी कीजिए, स्टेप बाय स्टेप उसकी टिप्पणी कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे आपको देना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको लिख के बताया है, समझा के बताया है, वैसे आपको लिखना है और स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यानी इसमें विचारों का तालमेल क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि पहला आपने कब लिख दिया फिर उसके बाद तीसरा लिख दिया, ऐसा नहीं, क्रमबद्ध सीक्वेंस होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें सीक्वेंस, रूटीन उसमें कभी टूटे नहीं। ठीक है, एग्जामिनर भी पढ़ते समय उसको लगे कहाँ आया, इस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा दिया, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल है, इसमें मैंने बता दिया आपको। अब आगे देखिए, लिंडब्लॉम के अनुसार प्रशासन के वास्तविक निर्णय अपनी सैद्धांतिक व्याख्या से, लिंडब्लॉम ने क्या कहा है? लिंडब्लॉम ने कहा है कि प्रशासन का जो वास्तविक निर्णय है अपनी सैद्धांतिक व्याख्या के आधार पर है। प्रशासनिक यानी प्रशासन में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, प्रशासन को हम कब चला पाएंगे, कब बेटर नीति देंगे, जब हमारी निर्णय क्षमता बेटर होगी। किसी भी मैटर पे हम निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे जब जाके हम उसमें नीति सही तरीके से बना पाएंगे और नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और निर्णय लेने के लिए कुछ थ्योरीज होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर वो निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है। देखिए आप लोग तैयारी करते समय जब भी आप वीडियो को देखते हैं, चाहे आप लैपटॉप पे देखें या मोबाइल पे देखें, आप वीडियो को देखते समय आपका पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए कि क्या लिखा गया है, क्या सर समझा रहे हैं और कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। यानी पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए और आपको सुनना, अच्छी तरह से सुनना और उसको देखना और समझना, ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल फोकस करते हुए आपको देखना है वीडियो को। ठीक है, और सुनना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया, जो तार्किक व्यापक मॉडल में व्यवहारिक समस्याओं की पहचान करते हैं। ये जो उपरोक्त कंडीशन बताई मैंने, वो क्या करता है, जो तार्किक व्यापक मॉडल जो मैंने आपको बताया है उसमें जो व्यवहारिक समस्याओं, जो आम समस्या होती है, जो व्यवहारिक समस्या होती है, उसकी पहचान करता है। इस मॉडल में जो तार्किक व्यापक मॉडल है उसमें व्यवहारिक समस्याओं की पहचान करता है। उपरोक्त जो कंडीशन है
वो व्यवहारिक समस्याओं की पहचान करते हैं, ठीक है, आम समस्याओं को पहचान करते हैं। अब देखिए ऐसी अन्य सूचनाएं धन और समय पर बल देती है। ऐसी जो अन्य सूचनाएं हैं धन और समय पर बल देती है, यानी मनी और टाइम, मनी प्लस टाइम, यानी इन दोनों के ऊपर ध्यान देती है। ये जो सूचना है, ये जो अन्य सूचना है मनी और टाइम पर फोर्स देती है, मनी और टाइम पर बल देती है, ठीक है। अब देखिए लिंडब्लॉम की राय में, जो लिंडब्लॉम की राय में, लिंडब्लॉम के अनुसार निर्णय निर्माता, जो निर्णय करने वाला होता है, निर्णय निर्माता होता है हमेशा मौजूदा कार्यक्रमों व नीतियों को जोड़कर चलाते रहते हैं। निर्णयकर्ता क्या करता है, जो निर्णय निर्माता होता है, जो मौजूदा कार्यक्रम यानी जो वर्तमान में जो कार्यक्रम क्या चल रहे हैं, वर्तमान में आपकी जो पॉलिसी कौन कौन सी चल रही है, वर्तमान में आपकी क्या पॉलिसी चल रही है, वर्तमान में आपके क्या कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उनको जोड़कर वो चलाते रहते हैं, यानी उनका कॉम्बिनेशन बना के वो नीति को इंप्लीमेंट करते रहते हैं, कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन को रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए वह कहते हैं कि वह कहते हैं मतलब लिंडब्लॉम, यहाँ वह कहते हैं का तात्पर्य है लिंडब्लॉम। लिंडब्लॉम क्या कहते हैं कि वास्तव में निर्णय निर्माण में जो घटित होता है वह है वृद्धिशीलता। देखिए निर्णय निर्माण में यानी डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग में काम आता है वृद्धिशीलता। अब देखिए वृद्धिशीलता से क्या तात्पर्य है, कुछ सुधारों के साथ पहले की गतिविधियों को ही जारी रखना, यानी कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो पहले से ही चल रही है लेकिन उसको सुधार करते हुए उसको पहले की घटना को ही जारी रखना, पहले की एक्टिविटी को जारी रखना वृद्धिशीलता कहलाता है। यानी सपोज आपने कोई नीति बनाई है, पहले से आपने नीति तैयार कर ली है, वो चल रही है, उसमें कुछ सुधार करते हुए उसी को आगे बढ़ाना, यही वृद्धिशीलता कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह वृद्धिशीलता का क्या मीनिंग होता है। अब देखिए वृद्धिशील मॉडल में ये जो लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल है, इसमें शाखा तकनीक, ब्रांच टेक्निक और क्रमिक सीमित तुलनाओं का मॉडल या चरणबद्ध निर्णय निर्माण भी कहते हैं। इस वृद्धिशील मॉडल को अनेक नाम से जाना जाता है। सबसे फर्स्ट इसको आप शाखा टेक्निक यानी ब्रांच टेक्निक भी कह सकते हैं। दूसरा क्रमिक सीमित तुलनाओं का मॉडल, यानी इसमें ऐसी मतलब डाटा इसमें ऐसा होता है जो बिल्कुल क्रमवार होता है और सीमित होता है, ठीक है, क्रमवार और सीमित, उनका तुलना करते हुए इस मॉडल में अध्ययन किया जाता है और इसको चरणबद्ध निर्णय निर्माण यानी स्टेप बाय स्टेप निर्णय निर्माण भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप निर्णय निर्माण मॉडल भी कहते हैं वृद्धिशील मॉडल को। इसके कई नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं और अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, लिंडब्लॉम क्या मानते हैं। उपरोक्त बातों से लिंडब्लॉम ने क्या निष्कर्ष निकाला, लिंडब्लॉम क्या मानते हैं। लिंडब्लॉम मानते हैं कि प्रशासन भावी निर्णयों के लिए अतीत की गतिविधियों व अनुभवों का प्रयोग करते हैं। प्रशासन क्या करता है भावी निर्णयों के लिए, यानी फ्यूचर में जो निर्णय लेने के लिए प्रशासन क्या करता है, जो अतीत यानी जो बीत गया, अतीत की जो गतिविधियां है, एक तो अतीत की गतिविधियां और अनुभवों का प्रयोग करता है। प्रशासन भावी नीतियों का निर्माण के लिए, भावी निर्णय लेने के लिए, भावी नीतियों के निर्माण के जो निर्णय लेता है उसमें क्या करता है, जो अतीत की जो गतिविधियां यानी जो बीती हुई जो गतिविधियां, अतीत में क्या क्या गतिविधियां हुई, किस तरह से पॉलिसी का निर्माण हुआ, किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए या अपने अनुभव को शेयर करते हुए फिर वो आगे बढ़ता है। लिंडब्लॉम का मानना ये है प्रशासन इस तरह से काम करता है। अब देखिए वृद्धिशील जो मॉडल है लिंडब्लॉम का, उसकी मेनली 3 विशेषताएं हैं। लिंडब्लॉम मॉडल की मेनली 3 विशेषताएं हैं, उन तीनों विशेषताओं को अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब देखिए यूपीएससी मेंस में ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, आईएएस मेंस में, लोक प्रशासन में, कि लिंडब्लॉम मॉडल क्या है, लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल क्या है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। विशेष रूप से आप ध्यान रखें और इसको अच्छी तरह से तैयार रखें। यानी लोक नीति के तहत लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए इसमें से जो सबसे पहली विशेषता है, जब नीति निर्माण किया जाता है यानी जब पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है तो वह अभिवृद्धि के रूप में छोटे छोटे परिवर्तनों के रूप में किया जाता है। देखिए पॉलिसी का जब पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी का जब निर्माण किया जाता है तो इसको आगे बढ़ाते हुए एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे परिवर्तनों के रूप में किया जाता है, यानी छोटे छोटे परिवर्तनों को इसमें शामिल किया जाता है। पॉलिसी मेकिंग में जब पॉलिसी मेकिंग जो पॉलिसी मेकर जो होते हैं यानी पॉलिसी के जो निर्माता होते हैं वो छोटे छोटे परिवर्तनों को इसमें इन्वॉल्व करता है, छोटे छोटे परिवर्तनों को इसमें शामिल किया जाता है,
ठीक है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड विशेषता, इस प्रतिमान में तार्किक निर्णय निर्माण को अव्यावहारिक माना है। बिल्कुल सही बात है, ये जो तार्किक निर्णय निर्माण है जो मैंने आपको बताया है, तार्किक निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको अव्यावहारिक माना है। अव्यावहारिक का मतलब डिस्क्वालीफाई माना है, बिल्कुल व्यवहार में नहीं माना है, इसको शामिल नहीं किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि अव्यावहारिक माना है तार्किक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए, क्योंकि इस प्रतिमान में मूल्यों के महत्व के आधार पर सर्वसहमति नहीं, यानी इस प्रतिमान में क्या होता है, लिंडब्लॉम के वृद्धिशील मॉडल में क्या होता है, जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूएबल फैक्ट होते हैं, उसका कोई सर्वसहमति नहीं है। वैल्यूएबल फैक्ट में आपस में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं है, इसलिए ये अव्यावहारिक माना जाता है, डिस्क्वालीफाई माना जाता है। अब देखिए, लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान है आगे नेक्स्ट रुंगी बसु। रुंगी बसु एक जाना पहचाना नाम है, लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान है, स्कॉलर है। उन्होंने डॉर की बातों को सुन के क्या कहा, देखिए डॉर की बातों के ऊपर क्या विवेचना की। उनके अनुसार डॉर सभी मौजूदा सूचनाओं तकनीक के अधिक प्रयोग के आधार पर मूल्यों, विकल्पों, लाभों, लक्ष्यों को एक विवेक संगत मूल्यांकन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नीति को अपनाने की हिमायत करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है रुंगी बसु ने डॉर के लिए कि डॉर नीति में वो सभी बातों को समझते हुए एक सही डिसीजन लेकर नीति का निर्माण करने में अपना अहम योगदान देते हैं। ठीक है, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, आज के समय की टेक्निक का भी वो यूज करते हैं। अब आज के समय की टेक्निक के आधार पर मूल्यों, सब कुछ बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। मूल्य, वैल्यू, सबसे फर्स्ट क्या ऑप्शन होते हैं, नंबर 2 लागत क्या है, नंबर 3 क्या लाभ हुए हैं, क्या लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। उनको एक विवेक संगत मूल्यांकन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नीति को अपनाने की हिमायत करते हैं। इन सारी बातों को शामिल करते हुए, जो बातें मैंने बताई है, इन सारी बातों को शामिल करते हुए एक विवेक संगत मूल्यांकन करते हुए एक सही नीति बनाने की वो हिमायत करते हैं। एक सही नीति बनाने पर वो जोर देते हैं। रुंगी बसु ने बहुत अच्छी बात कही है डॉर के लिए। डॉर और रुंगी बसु दोनों बहुत अच्छे प्रख्यात विद्वान हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, ये प्रभावी नीति विश्लेषण की सहायता के लिए तार्किकेतर सामग्रियों के प्रयोग की वकालत करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रभावी नीति विश्लेषण की सहायता से, प्रभावी नीति विश्लेषण का मतलब कोई भी नीति बना दी, उसका इफेक्टिव एनालिसिस कैसे किया जाए, प्रभावी एनालिसिस कैसे किया जाए। एनालिसिस करने के बाद तार्किकेतर सामग्री, तर्क वितर्क के द्वारा उत्पन्न जो सामग्री होती है, उस तर्क वितर्क की सामग्री का प्रयोग करने की वो वकालत करते हैं अपनी नीति पॉलिसी मेकिंग में। यानी इनका जो मेन काम होता है पॉलिसी मेकिंग में, इस सामग्री का वो उपयोग करते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आज की हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, और पब्लिक पॉलिसी की 6ठी क्लास थी, और हमने स्टार्ट किया था अभिजातीय वर्ग प्रतिमान की क्या क्या विशेषता है, फिर अलग अलग विद्वानों की क्या क्या राय है, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या आलोचना है, और अलग अलग मॉडलों के बारे में हमने पढ़ा। अलग अलग मॉडल क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, क्या आलोचना होती है, उनके बारे में हमने स्टडी की है। लास्ट में हमने जो रुंगी बसु के अनुसार उन्होंने डॉर का जो मॉडल दिया था, उसके ऊपर उन्होंने क्या बात कही, उसको मैंने अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। मुझे आशा है कि वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस की होगी, तैयारी की होगी। भैया तैयारी कर रहे होंगे आप, सुनते हुए तैयारी, अच्छी तरह से समझते हुए, लिखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। आप पूरा फोकस बनाए रखें और अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप और रेगुलर स्टडी करें। आप उसमें गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर वीडियो को देखते रहें और रेगुलर स्टडी करें, ताकि आपका लोक प्रशासन का सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के इस क्लास से रिलेटेड, आज की जो हमारी क्लास हुई है, तो आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है। आईएएस के एग्जाम हर साल ये एग्जाम होता है। लगभग अभी अच्छी सीटें भी आने लगी है, 900 से ऊपर सीटें आने लगी है। आज से 10 साल पहले 300-400 सीटें आती थी, लेकिन आज 10 साल के बाद लगभग 800-900 से ऊपर 1100 तक सीटें इसकी आने लगी है। हर साल मतलब आप ये मान के चलें 400 आईएएस आईपीएस हमारे ऑफिसर्स तैयार होते हैं, हमारे ऑफिसर्स निकलते हैं, जो
ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं और ट्रेनिंग सेंटर से निकल कर आते हैं। फिर अगर जिनको आईएएस मिलता है, कई हमें एसडीएम मिलते हैं, जिनको आईपीएस मिलता है, कई एएसपी मिलते हैं, ठीक है, यानी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मिलते हैं, आईएफएस मिलते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनमें अलग अलग ऑफिसर्स हमें मिलते हैं। तो इसलिए पूरा फोकस करते हुए आप तैयारी करें, बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है। अगर आपको सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट बनना है अच्छा, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और मेंस का जो एग्जाम है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते समय मैंने पहले ही आपको समझाया था कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना, हाउ टू राइट इन मेंस एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है। आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके।